रात के भयानक अंधकार को चीरते हुए ट्रक रफ्तार से भाग रहे थे। हड्डियों को पिघला देने वाली सर्द रात अपना कहर ढा रहे थे। रात के ठीक 12 बजे थे। रास्ता खुला मगर सुनसान था। ट्रक की हेडलाइट सड़क के काले घने अंधेरे को पूरी तरह दूर करने में नाकाम कोशिश करते आगे बढ़ रहे थे। आधी रात के बाद ही अब्बास को गाड़ी ड्राइव करने का मज़ा आता था। ज़्यादातर इस वक्त सड़क बिल्कुल सुनसान मिलते थे, जिसके कारण उसे अपनी मर्जी मुताबिक गाड़ी भगाने का मौका मिल जाता। ऐसे वीरान रास्तों पर उसे रोज़ का आना जाना लगा रहता था। आधी रात के बाद लूटपाट की वारदातें आम बात थी। हालांकि अब्बास किसी से डरता नहीं था। रोज की तरह आज भी उसी रफ्तार से वो आगे बढ़ रहा था। रास्ता काफी डरावना होने के बावजूद वो बेफिक्र होकर तेजी से ड्राइव कर रहा था। ठीक उसकी बगल में अब्बास का बेटा ठंड से बचने के लिए कंबल ओढ़कर सोया था। गुजरात की बॉर्डर पार करके गाड़ी राजस्थान में दाखिल हो रहे थे। अंबाजी होकर आबू की ओर आगे बढ़ने वाला रास्ता टेढ़ी मेढ़ी पहाड़ियों से गुजरता था। राजस्थान में एंटर होते ही बॉर्डर पर आने वाले छोटे से शहर को क्रॉस करके उससे पहले ही एक हादसा हो गया। घने जंगल में पहाड़ी की ढलान पर एक जबरदस्त धमाके के साथ गाड़ी का टायर फट गया। ब्रेक लगाकर अब्बास ने गाड़ी को कंट्रोल कर लिया। टायरों की चीख के बाद गाड़ी रुक गई। रात के अंधेरे में पेड़ों के डरावने चेहरे किसी राक्षसी कंकाल की तरह लग रहे थे। निशाचर जीवों की आवाजें उसे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। कहीं दूर घनी झाड़ियों में उल्लू भयानक आवाजों से डरा रहा था। अचानक लगी ब्रेक की वजह से अब्बास के लड़के की गहरी नींद टूट गई। क्या हुआ अब्बा जान? उस्मान ने मरवाड़ी लहजे में चिंता जताई। उसकी आवाज में कंपकपी थे। गाड़ी पंचर हो गई है बेटा। अगर कोई बात नहीं, अगर तुम उठ ही गए हो तो टायर बदलने में मेरी मदद कर दो और कंबल लेकर आना, ठंड बहुत ज्यादा है। अब्बास ने अपने बेटे का हौसला बढ़ाया। जी अब्बा जान, कहकर उस्मान आसपास के जंगलों में नजरें घुमाता हुआ अपने बाप की मदद करने लगा। किसी डरावनी कहानी से यह माहौल कम नजर नहीं आ रहा था। जगह किसी भूतिया टीले की तरह दिख रहे थे। हैरानी की बात यह थी कि उनकी ट्रक के अलावा कोई और भी वाहन उस सड़क पर दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। काफी डरावना ही मंजर था। अब्बास गाड़ी को जैक लगाकर फटाफट नट बोल्ट खोला और टायर बदला। किसी अनजाने खौफ के चलते दोनों ने गाड़ी पर बैठकर अपनी अपनी जगह ले ली। अब्बास को डर इसी बात का था कि इस वीरान जगह पर कोई जंगली जानवर हमला न कर दे, मगर अल्लाह के करम से कुछ नहीं हुआ। गाड़ी स्टार्ट करके दोनों आगे बढ़े। सर्द हवाएं अभी पेड़ और पौधे में सरसराहट भर रही थी। ढलान उतरकर गाड़ी जब सीधे रास्ते पर आई तो सामने का नज़ारा देखकर अब्बास की आंखें खुली की खुली रह गई। वो कोई छोटे से कस्बे का स्टॉप था और बस स्टॉप पर लंबा घूंघट ताने कोई लड़की खड़ी थी, शायद कोई औरत। हॉरर मूवी के सीन का नज़ारा देखकर अब्बास पूरी तरह सहम गया। अब्बा जान, कोई औरत लग रही है। हाँ बेटा, वो तो दिख ही रहा है। अब्बास ने गाड़ी को ब्रेक लगाई। घूंघट ओढ़कर वो औरत अपनी चूड़ियों की खनक बिखेरती हुई रोड के बीचों बीच आकर रुक गई। अब्बास को गाड़ी रोकनी ही पड़ी। उस अजनबी औरत का चेहरा देखने की अब्बास ने कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा।
मुझे अगले स्टेशन तक ले जाइए प्लीज़, अंधेरा बहुत हो गया है और कोई दूसरी गाड़ी भी नहीं है। गिड़गिड़ाते हुए उसने कहा। अब्बास को उस पर रहम आ गया। अगर कोई औरत आधी रात में घर से बाहर निकलकर रास्ते पर लिफ्ट मांग रही है तो हो सकता है कि वो बड़ी मुसीबत में है। ऐसा सोचकर अब्बास अपने बेटे उस्मान से मुखातिब हुआ। उस्मान, बहन जी को बोल पीछे बैठ जाए, अगले स्टेशन पर उतार देंगे। उस्मान ने उस औरत से बात करने के लिए खिड़की से सिर बाहर निकाला, मगर वो रहस्यमयी औरत ना जाने कहाँ गायब हो गई। अब्बाजान, वो औरत तो कहीं दिख नहीं रही है। उस्मान परेशान होकर बोल उठा। खिड़की खोल के एक बार पीछे की तरफ चेक कर ले। अब्बास की बात मानकर उसने पीछे का नज़ारा देखने के लिए ड्राइवर सीट के पीछे सेंटर में लगी खिड़की को खोल दिया। उस्मान की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। अब्बाजान, वो तो पीछे बैठी है। उसने बात भले ही अब्बाजान से कही थी, लेकिन जैसे वो खुद को यकीन दिला रहा था। राहत की सांस लेते हुए अब्बास ने गाड़ी की स्पीड तेज कर दी, जबकि उस्मान की अब नींद उड़ चुकी थी। वो अजनबी किसी छलावे की तरह गाड़ी में चढ़ गई और फिर बैठ गई और उसे भनक तक नहीं लगी। लगातार 2 घंटे तक गाड़ी भगाने के बाद अब्बास के जहन में वो बात याद आई कि उस औरत को जहां उतरना था वो स्टॉप तो पीछे ही रह गया। उसके पैर ब्रेक पर दब गए। अरे उस्मान, उस औरत को जहां उतरना था वो जगह तो मेरे दिमाग से निकल ही गई। देख देख, वो पीछे सो तो नहीं गई। उस्मान ने फिर से खिड़की खोलकर पीछे देखा। उसकी आंखों को दूसरी बार झटका लगा। वो हड़बड़ा कर बोल उठा। अब्बाजान, वो औरत तो गाड़ी में है ही नहीं। अब्बास ने उस्मान को ऐसे देखा जैसे उसने कोई बचकानी बात कर दी हो। क्या बात कर रहा है? ठीक से देख, हो सकता है कोने में बैठी होगी छुपकर। ठीक से देखा मैंने, मगर वो गाड़ी में नहीं है। फिर तो लगता है कि जब गाड़ी की रफ्तार कम हुई होगी तब वो उतर गई होगी, पता नहीं। उस अनजान औरत का डरावना चेहरा अब भी अब्बास की आंखों से दूर नहीं हो रहा था। उसका तर्क जैसे उसके ही गले में अटक गया। अब्बास इस घटना को भूलकर जल्द से जल्द अब घर पहुंच जाना चाहता था। फिर वो 1 मिनट के लिए भी कहीं नहीं रुका, लगातार तेज रफ्तार से भागता रहा। उस्मान को सर्द हवाओं की वजह से नींद लग गई। हॉलीवुड के किसी भूतिया फिल्मों की तरह आने वाले मंजर उसके आंखों के सामने नूमदार हो रहे थे। अब्बास ने सुबह 9 बजते ही गाड़ी मारवाड़ में अपने घर टेक दी। हाथ मुंह धोकर नाश्ता किया। बेगम सब्जी लेने का बहाना करके बाहर निकल गई। उस्मान अपने दोस्त से मिलने चला गया। नाश्ता करने के बाद अब्बास को बड़ी जोरों से प्यास लगी। फ्रिज से बोतल निकालने के इरादे से वो उठने लगा कि अपने सामने आकर रुक गए 2 पेजाब वाले पैरों को देखकर वो बुरी तरह चौंका। सकपकाए अब्बास ने नजरें उठाकर ऊपर देखा। उसके बदन में खौफ के सिहरन दौड़ गए। सुर्ख रंग के घूंघट में एक बदसूरत चेहरा मुस्कुरा रहा था। डर के मारे अब्बास की जैसे जान ही निकल गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो रास्ते में उतर गई थी। मैं क्यों उतर जाती भला? तुमने तो मुझे अपने साथ बुलाया है। अब मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में ही रहूंगी, तुम्हारी बीवी बनकर, और तब तक नहीं जाऊंगी जब तक कि तुम नहीं चले जाते। ये सुनकर अब्बास की सांसें तेजी से ऊपर नीचे होने लगी। उस दिन के बाद से अब्बास के साथ तब तक वो औरत रही जब तक कि अब्बास मारा नहीं गया।
इस घटना के 3 से 4 साल के अंदर में ही अब्बास मारा गया। वो किसी को भी अपने करीब नहीं आने देता था। मरते वक्त उसका शरीर ऐसे हो चुका था जैसे किसी ने उसके शरीर से पूरा खून ही चूस लिया हो। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। वो कोई गर्मियों की रात रही होगी। शहर के एक प्रतिष्ठित MBA कॉलेज के बॉयज हॉस्टल के छत पर 4 दोस्त बैठे हुए थे और हाथ में एक बोतल थी। उनके हाव भाव से लग रहा था कि शायद उस बोतल में शराब थी। भाई बस ये 2 दिन और बीत जाएं, प्लेसमेंट भी सही से हो जाए, तब तो सब सेट है। सब अपनी अपनी जॉब में बिजी हो जाएंगे। सबको ऐसे हॉस्टल पे छत पर बैठना, दुनिया भर की बातें करना, जूनियर्स की रैगिंग लेना, ये सब बहुत याद आने वाला है। रजनीश ने विनोद को देखते हुए कहा, हाँ भाई, जब जिंदगी भी पूरी तरह से निर्धारित हो जाती है तब ये कॉलेज लाइफ बहुत याद आती है यार। देवेश ने विनोद और रजनीश के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, मगर सालों, क्या हम सभी उस घटना को कभी भूल पाएंगे जो उस दिन हुआ था? रजत ने कहीं शून्य में देखते हुए कहा, साले मनहूस, तेरा हर वक्त ऐसी बातें करना जरूरी है क्या? कभी तो उस बात को भूल जाया कर और हमें भी भूल जाने दिया कर। विनोद ने रजत को घूरते हुए कहा, वो बात हमारी जिंदगी का एक ऐसा कड़वा सच है जिसे हम चाहकर भी नहीं बदल सकते। रजत ने कहा, अंधेरी रात में जब चांद भी बादलों के पीछे कहीं दुबका पड़ा था, उस 2 मंजिला भव्य हॉस्टल के सामने वाली सड़क से लगी रोड लाइट ही थे जो अंधेरे को मिटाने की कोशिश कर रहे थे। मगर अचानक वो भी ऑन ऑफ होने लगी और पास से घर घर की आवाजें आने लगी। चलो भाई, मौसम खराब हो रहा है, चलो नीचे चलते हैं। इस रजत की बातें सुनने से बेहतर है कि हम सब अपने अपने बिस्तर पर जाकर सो ही जाएं। देवेश ने कहा। इसके बाद वो चारों छत पर रखी बड़ी सी पानी की टंकी के दाईं ओर लगी लोहे की सीढ़ी से नीचे उतर गए। सब कुछ शांत हो गया था, मगर काले आसमान में बिजली चमक उठी और पानी की टंकी की ओट में एक बड़ा सा काला साया खड़ा नजर आया, जिसकी एक जोड़ी बिल्लौरी आंखें चमक रहे थे और अगले ही पल वो गायब था। रात के 2 बज रहे थे। दूसरी मंजिल के बड़े से गलियारे के दोनों ओर 6-6 कमरे थे और उस गलियारे से ही निकलता हुआ गलियारा बाईं ओर मुड़ गया था, जहां फिर दोनों ओर 6-6 कमरे थे। पहले वाले गलियारे के अंत में एक बड़ी सी वॉल क्लॉक लगी हुई थी और उसके बाईं ओर बाथरूम और दाईं ओर स्टोर रूम था। वॉल क्लॉक से आगे बढ़ते हुए देवेश और रजनीश का कमरा दूसरे नंबर का था। वो उसके सामने वाला कमरा विनोद का था। गलियारे में लगा छोटा सा पीला बल्ब केवल एक इशारा कर रहा था कि यहाँ जिंदा लोग हैं, अन्यथा वहां शमशान से भी ज्यादा खामोशी पसरी थी। रजनीश और देवेश अपने कमरे में अपने अपने बिस्तर पर सो रहे थे। उनके बगल वाले कमरे में रजत और विनोद घोड़े बेचकर सोए हुए थे। पूरे हॉस्टल में खामोशी पसरी हुई थी। रोड लाइट के ऑन ऑफ होने की तरह अब गलियारे में लगा बल्ब भी जल बुझ होने लगा था। पूरे हॉस्टल में किसी लड़के के फफक फफक कर रोने की आवाजें गूंजने लगी। रजनीश की आंखें खुली और नींद में ही एक फत्ती सी गाली देता हुआ वो बोला, कौन है यार, लड़कियों की तरह रोए जा रहा है रात के समय। और वो नींद में ही चलता हुआ बाहर गलियारे में पहुंचा, मगर वहां कोई नहीं था। हाँ,
बल्ब जरूर अब भी जल बुझ रहा था। रजनीश ने पूरी दूसरी मंजिल छान मारी, मगर कहीं कोई नहीं मिला। थक कर वो वापस अपने कमरे में सोने के लिए जा ही रहा था कि तभी रोने की आवाज और तेज हो गई। इस बार ध्यान से सुनने पर रजनीश को वो आवाज बाथरूम से आती हुई महसूस हुई। कौन रो रहा है यार लड़कियों की तरह? उसने बाथरूम में झांक कर देखा तो कोई भी नजर नहीं आया, मगर अब गलियारे में लगे उस पीले बल्ब के साथ साथ बाथरूम की लाइट्स भी जलने बुझने लगी थी। रोने की आवाज अब पूरी तरह से बंद हो गए थे। इस बार वो थोड़ा सकपका गया, मगर डरा नहीं। उसने सोचा कि जब यहाँ आ ही गया हूँ तो हल्का होकर ही चलता हूँ, और वो अपना काम निपटाने लगा। उसे लगा कि कोई है जो उसकी पीठ को घूरे जा रहा है, और अचानक ही उसने अपना सिर झटका, मानो अपने दिमाग में आने वाले विचारों को झटक रहा हो, और सामने लगे शीशे को देखने लगा। पर सामने देखते ही उसकी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी लहर दौड़ गई। शीशे में उसे वही काला साया नजर आया जिसके सिर्फ आंखें चमक रहे थे, बिल्ली जैसी डरावनी आंखें। वो आंखें धीरे धीरे रजनीश के करीब आ रहे थे और करीब आती गई। कौन? रजनीश उन आंखों को पहचान चुका था, मगर उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही साया है। पहचान तो तू गया ही है, अब देर मत कर, चल मेरे साथ। उस काले साए ने आवाज में एक अलग ही लचक के साथ कहा। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और तू लौट कैसा है साले? कहता हुआ रजनीश उस साए को मारने के लिए पलटा ही था, मगर उसने रजनीश को दूर धक्का दे दिया और अपने बाईं ओर लगे वॉश बेसिन को उखाड़कर उसके सिर पर फेंक दिया। खून का एक फव्वारा निकला और अगले ही पल सब शांत। वो साया गायब हो चुका था। अगली सुबह तक पुलिस, वार्डन और हॉस्टल के लड़के उस बाथरूम में खड़े हुए थे। रजनीश की लाश को पहचानना मुश्किल हो चुका था। इधर देवेश, विनोद और रजत का चेहरा पीला पड़ चुका था। आखिर उनका दोस्त अब उनके बीच नहीं था, और जिस बेरहमी से उसका खून किया गया था उसे देखकर तो कोई भी डर जाता। उन तीनों का वो दिन जितनी मुश्किल से बीता था, रात उससे भी ज्यादा मुश्किल से बीतने वाली थी। रात हो गई थी। तीनों ने बामुश्किल खाना खाया और अपने कमरे में सोने चले गए। उन्हें अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि जिस रजनीश के साथ बैठकर वो बीती रात अपनी आगामी भविष्य की योजना बना रहे थे, वही रात रजनीश की आखिरी रात थी। विनोद और रजत तो अपने कमरे में साथ थे, जैसे तैसे उनका समय कट रहा था, मगर देवेश वो अपने कमरे में अकेला था। उसे रह रहकर रजनीश की डरावनी लाश उसके आंखों के सामने याद आ रहे थे। जैसे तैसे आंखें मूंदकर वो सोने की कोशिश करने लगा। रात के किसी पहर उसकी नींद दरवाजे पर हुई दस्तक के कारण खुल गई। देवेश, उस आगंतुक ने बाहर से आवाज दी। वो आवाज तो विनोद की थी, मगर उसमें जो लचक थी उससे देवेश अनजान नहीं था। विनोद? देवेश ने घबराते हुए पूछा। दरवाजा खोल। वो आवाज अब अपनी लचक खोकर भयानक और डरावनी हो गई थी। देवेश की कमरे की लाइट भी बंद हो चुकी थी। अब उसे समझ आ गया था कि उसके कमरे के बाहर वो कौन था। दरवाजा खोल। वो भयानक आवाज फिर गूंजी। अब देवेश डर से चिल्लाने लगा था, इधर उधर भागने लगा था।
भड़ाक की आवाज हुई और दरवाजा टूटकर जमीन पर गिर चुका था। ज, 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 तू? देवेश की आवाज में डर झलक रहा था। हाँ, मैं। क्या गलती थी मेरी? तुम लोगों ने मुझे किस गलती के लिए इतना जलील किया था? जीते जी तो मुझ में ताकत नहीं थी तुम लोगों को जवाब देने की, मगर अब मरने के बाद मुझ में भी ताकत है और शक्ति भी। अब मैं बदला लूंगा, उस साय ने कहा, जिसे अभी अभी देवेश ने जय कहकर संबोधित किया था। वो एक झटके में ही देवेश के सामने आ खड़ा हुआ और देवेश डर से कांपने लगा। मुझे छोड़ दे जाए, मैंने वो सब जानबूझकर नहीं किया था। जाने दे भाई, प्लीज प्लीज, देवेश घिघियाता हुआ बोला। जय के सामने हाथ जोड़कर वो खड़ा था। कभी मैं भी ऐसे ही बोला करता था, तुमने छोड़ा था मुझे, जय ने गुस्से में कहा। वो अब भी एक साय के ही रूप में था। उस घुप अंधेरे में सिर्फ उसकी बिल्लौरी आंखें ही चमक रहे थे। मुझे छोड़ दे। देवेश का वाक्य पूरा होने से पहले ही एक गुलाबी रंग का दुपट्टा हवा में उड़ता हुआ आया और उसका एक सिरा देवेश के गले के चारों ओर गोल गोल लिपटता गया और दूसरा सिरा पंखे से जाकर बंध गया। देवेश हवा में झूल गया। उसकी जीभ बाहर लटकी हुई थी और गर्दन एक ओर मुड़ी हुई थी। जय जा चुका था अपना एक और बदला लेकर। दरवाजा वापस अपनी जगह लग गया था, बिल्कुल पहले की तरह। अगली सुबह जब देवेश बहुत देर तक भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकला तो रजत और विनोद ने वार्डन को बुला लिया और इसके बाद जब देवेश के कमरे का दरवाज़ा तोड़ा गया तो सब सुन्न रह गए। देवेश की लाश पंखे से लटकी हुई थी और उसमें सफ़ेद रंग के कीड़े रेंग रहे थे। पूरी लाश सड़ चुकी थी, मगर ऐसा मुमकिन नहीं था। देवेश तो कल रात ही मरा था, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी जल्दी उसकी लाश कैसे सड़ सकती है? रजत और विनोद अब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। शायद उन्हें भी अब अंदाजा हो चुका था कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी, जिसकी सज़ा उनके दो दोस्तों को मिल चुकी है और शायद अब इन दोनों को भी मिलने वाली थी। रजत और विनोद वहीं पास ही में खड़े पुलिस अफसर के पास गए और उन्हें अकेले में बात करने के लिए राजी कर लिया, जिसके बाद उन्होंने उस अफसर को पूरी बात बता दी। दरअसल रजत, विनोद, देवेश और रजनीश ये चारों दोस्त एक जूनियर जयंत उसकी रैगिंग लिया करते थे। बहुत ही बुरी तरह से उसे जलील किया करते थे। एक दिन वो लोग हॉस्टल की छत पर जयंत को ले गए और उसे पूरी तरह से जलील करने लगे। जयंत हॉस्टल के छत पर किनारे पर बैठा हुआ था और गलती से इन लोगों का झटका जयंत को लगा और जयंत छत से धड़ाम से नीचे जा गिरा। गिरते ही उसकी मौत हो चुकी थी। चारों दोस्तों ने वहां से निकलना ही सही समझा और वो लोग वहां से निकलकर अपने अपने कमरे में आ गए। इस घटना को हॉस्टल की तरफ से आत्महत्या करार दिया गया। तब भी उन चारों दोस्तों ने किसी को कुछ नहीं कहा और ये राज हमेशा के लिए अपने में ही रखा और शायद इसीलिए उन लोगों को उनकी सज़ा मिली। बाकी अब बचे दो दोस्त, उन्हें पुलिस कस्टडी में ले लिया गया और फिर उन्हें कुछ नहीं हुआ।